राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोमवार से धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में आरंभ। दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को 6 नए न्यायाधीश मिले, जिससे स्वीकृत पदों की संख्या 60 के मुकाबले प्रभावी संख्या 40 हो गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी दलों ने पहलगांव आतंकी हमले, बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मार्ग 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को जारी ईडी के समन को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। एनडीए के घटक दल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल की कमान छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि अब उनके लिए सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ संभालना संभव नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में राष्ट्र प्रथम के रुख की वकालत करने के बाद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचकों का सामना करना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार और विपक्ष से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान रचनात्मक बहस में शामिल होने का आह्वान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के एक बुलेटिन के अनुसार सुबह की नियमित सैर के दौरान उन्हें हल्का चक्कर आ गया। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी 2 भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए इसे नवाचार और नवीनीकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार तिरंगा फहराए जाने को राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भारत की विजय का उत्सव है, जिसने देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति नया जोश भरा है। संसद से लेकर जनता तक हर कोई इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्वित है। यह सफलता आने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा बनेगी। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में, और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं,
उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। पहलगांव हमले के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस और भाजपा अध्यक्षों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला, जहां एक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगांव के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर संपूर्ण पार्टियों के समर्थन की बात कहते हुए पहलगांव हमले और उसके पश्चात हुए घटनाक्रम पर सरकार से जवाब मांगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि पहलगांव के गहन मुद्दों पर चर्चा की इजाजत इस समय सभापति द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार चर्चा चाहती है और वह पूरे देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तथ्यों को सामने रखेगी। Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं
क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है, एक बाहर का आदमी। लीडर ऑफ द हाउस, सर, you made your point, sir. You made your point, sir. Sir, you made your point. लीडर ऑफ द हाउस। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस वार्ता के दौरान आप नेता संजीव झा ने कहा कि यमुना की स्थिति बेहद गंभीर है। उनके मुताबिक चुनाव से पहले यमुना को साफ करने की कई वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने डीपीसीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यमुना की हालत लगातार बदतर होती जा रही है और दिल्ली सरकार इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। अभी डीपीसीसी का एक रिपोर्ट आया है यमुना में प्रदूषण को लेकर के। ये डीपीसीसी का रिपोर्ट फिर से भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे, खोखले वादे को पर्दाफाश कर रहा है। आप सबको याद होगा कि चुनाव से पहले यमुना को साफ कर देंगे, ना केवल प्रधानमंत्री जी
बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करके गया था। सरकार बनी, कई सारे रील बने कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है, यमुना 1 महीने में साफ हो जाएगी, यमुना 90 दिन में साफ हो जाएगी। अभी जो 1 जुलाई का सैंपल लिया गया था और 18 तारीख का रिपोर्ट डीपीसीसी का है, ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यमुना के वो हिस्से जहां पर यमुना में प्रदूषण नहीं था, पानी बिल्कुल साफ था, अब वो इलाके भी उस सभी जगहों पर पानी की क्वालिटी खराब हुई है, प्रदूषण बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीपीसीसी का रिपोर्ट कह रहा है। आप पल्ला से लेकर के वजीराबाद का जो पॉइंट है वहां तक लगभग 22 किलोमीटर का यमुना है, और वहां पर हमेशा चाहे बीओडी हो चाहे उसके एफसी हो, वो खराब नहीं होता था। 1 जुलाई की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि लगभग 2 गुना 3 गुना प्रदूषण उन इलाकों में बढ़ गई है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जो यमुना है वो बिल्कुल साफ बह रही थी। अभी 2 महीना पहले ही वहां पर जितनी भी मछलियां थी वो सब मछलियां मर गई। जो भी एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनका रहना दूभर हो गया। तो कहाँ साफ करने की बात कही थी कि हम 90 दिन में साफ कर देंगे, अब तो 6 महीने हो चुके हैं। तो आखिर जब यमुना की सफाई इतनी तेज गति से चल रही थी तो वो इलाके जहां यमुना साफ था वो गंदगी, वहां गंदगी कैसे फैल गई? आखिर वहां प्रदूषण कैसे बढ़ा? जब हमारी सरकार थी हम डे 1 से कह रहे थे कि यमुना का प्रदूषण हरियाणा के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हो रहा है। तब तो बहुत कहते थे कि नहीं, बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डीपीसीसी कह रहा है कि ये पल्ला वाले इलाके में प्रदूषण इसलिए हो रहा है कि हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में आ रहा है। दिल्ली में यमुना में फैले प्रदूषण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल वेस्ट, हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये हम लगातार कह रहे हैं कि ये अगर स्टेट अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके यमुना में गिराए तो यमुना प्रदूषण नहीं होगा। केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, लेकिन प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कोई इस पे बोल नहीं रहा है, चुप बैठे हुए हैं सब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आखिर बताएं कि इस 6 महीने में यमुना की सफाई कितनी हुई है। और आपके ही डीपीसीसी का रिपोर्ट ये बता रहा है कि यमुना बदतर हुई है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? मैं दिल्ली सरकार से मांग करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि 6 महीने में कितनी प्रगति हुई है इसका लेखा जोखा, यमुना एक्शन प्लान 3 में क्या प्रगति हुई उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और आखिर बात तो यमुना को साफ करने की थी, तो आखिर ये प्रदूषण क्यों बढ़ा? अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्ति नगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा।
क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT दो भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? DID न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल, जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पूरे भारतवर्ष की भांति देश की राजधानी दिल्ली में भी शिव भक्ति का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के रमेश नगर स्थित तिकोना पार्क में श्री शिव कांवड़ सेवा संघ रघुबीर नगर द्वारा 23वें शिव कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा शिविर के अध्यक्ष हरिओम यादव, महासचिव शिव कुमार मल्होत्रा और अन्य गणमान्य सदस्यों से इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक प्रतिनिधि ने बात की, जिन्होंने बताया कि सेवा में शिविर में शिव भक्तों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिसमें भव्य दरबार, अखंड ज्योति, विश्राम स्थल, स्नान व शौचालय, एक्यूप्रेशर व दवाइयां, भंडारा व फलाहार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सावन के सोमवार के अवसर पर दिनांक 23 जुलाई को शिव भजन संध्या का शाम 7 बजे से आयोजन किया जाएगा, जिसमें कानपुर की रुचि किंकर व दिल्ली के नवीन सेठी जैसे कलाकार शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार 22 जुलाई को भव्य झांकियां पूरे दिन की तरह 7 बजे से प्रभु इच्छा तक निकाली जाएंगी। संस्था के सभी शिव भक्तों ने इस अवसर पर भजन संध्या में आने और शिव बाबा का आशीर्वाद लेने की क्षेत्रवासियों से अपील की। सावन मास के द्वितीय सोमवार और एकादशी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन सिर्फ एक विश्राम गृह नहीं बल्कि सेवा गृह के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नया विधायक विश्राम गृह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जो जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और यह निर्माण कार्य उसी दिशा में एक और अहम कदम है। यहाँ नए विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया, जिस विश्राम गृह के माध्यम से ये पुराने 1958 के 60-65 साल पुराने भवनों की जो जीर्ण स्थिति थी, उससे आज नए दौर में वापस नई व्यवस्थाओं के आधार पर विधायकों को अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ भोपाल में समय भी गुजारना पड़े तो अच्छे से वो अपना काम कर पाए, अतिथियों की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। आज के समय के हिसाब से जो जो रुकने के लिए हो सकता है वो सब जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी अपनी ओर से प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान रत्न सिंह जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से 158 करोड़ की इस पूरी परियोजना के लिए 18 माह में पूरा प्लान कंप्लीट करने का ये हमने भूमि पूजन किया है। इसकी सेकंड स्टेप की भी मैंने घोषणा की है। अगला चरण भी हम अच्छे से करके इस समूची रूप से विधानसभा की आज की आवश्यकता भी और भविष्य में विस्तारीकरण के बाद में भी जहां इसकी जरूरत पड़ेगी उस तरह से भी हम सब कुछ करने को तैयार है। सरकार विकास के सारे मामलों में इसी प्रकार से जारी रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि जब एक तरफ हमने विधायकों के आवास की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से सभी विकासों के लिए भी पर्याप्त धनराशि देकर के मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व जताया कि वोको इंडिया ने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। उन्होंने इसके लिए संगठन का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 राज्यों से आए 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन का शानदार परिचय दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और छत्तीसगढ़ से भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनों को तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पावन धरती में वाको इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी भाइयों और बहनों
कोचेस और मीडिया के मित्रों और सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि वाको इंडिया ने इस प्रतियोगिता के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की धरती को चुना है। ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। इसके लिए मैं वाको इंडिया को फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे कोचों को ये छत्तीसगढ़ अच्छा लगा होगा। वैसे तो आप लोग घूम नहीं पाए होंगे, काहे कि 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख है, समापन हो रहा है। यहीं पर खेल में आप लोग व्यस्त होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ वैसे छोटा राज्य है, लेकिन देश के बीचों बीच में है, देश का हृदय कह सकते हैं। और यहाँ पर 44% फॉरेस्ट है। हमारा ये प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। लंबा चौड़ा अबुझमाड़ जैसा जंगल जो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सूर्य की किरण भी नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसा जंगल, ऐसे जलप्रपात, यहाँ गुफा, ये सब से भरे पड़े हैं और खनिज संपदा से भी भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोहा है, कोयला है, यहाँ पर बॉक्साइड है, सोना भी है, डायमंड भी है, लिथियम भी है। टीना के हम लोग एकमात्र प्रोड्यूसर स्टेट हैं छत्तीसगढ़ और सैकड़ों तरह का यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये प्रदेश है। मैं चाहूंगा कि कभी आप लोग समय निकालकर छत्तीसगढ़ अवश्य आएं। और अब तो हम लोग यहाँ से नक्सलवाद को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो नक्सलवाद यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, उसको भी हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि आप सब लोग भविष्य में समय निकालकर अवश्य छत्तीसगढ़ घूमने के लिए आएं। और सबको मालूम है कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है, बल्कि हमारे भीतर अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण की भावना भी जगाता है। किक बॉक्सिंग जैसे खेल युवाओं में साहस, ताकत और दृढ़ संकल्प को विकसित करते हैं। यह साहस और दृढ़ संकल्प आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो शारीरिक और मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से यह आयोजन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल के मानचित्र पर और मजबूती देगा। मेरा सभी खिलाड़ियों से आह्वान है कि वे मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन खेल का असली मकसद अपनी क्षमता को पहचानना और निखारना होता है। भले ही चैंपियनशिप के दौरान यहाँ किसी की जीत हुई होगी और किसी की हार, लेकिन मुझे लगता है प्रत्येक खिलाड़ी जो इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने आए हैं, वह अपने आप में एक विजेता हैं। किसी स्पर्धा में प्रतिभागी बनना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसके लिए इसमें जो 1200 खिलाड़ी भाग लिए हैं, उनको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ी जो 28 प्रदेश से यहाँ पर आए, 1200 के आसपास, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और मुझे जानकारी मिली है कि 300 हमारे कोचेस भी आए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।